सो हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइज। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि तालिबान ने लगभग पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है। 30 अप्रैल से लेकर के 14 अगस्त के बीच में तालिबान ने 20% से लेकर के मोर देन 90% से ज़्यादा अफगानिस्तान के हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कुछ मेन सिटीज़ जैसे कंधार, हेरात और अब तो काबुल जैसे मेन शहर, जो कि अफगानिस्तान की काफ़ी पॉपुलर सिटी थी काबुल, उसके ऊपर भी तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गानी, उन्होंने भी देश छोड़ दिया है और अफगानिस्तान की आर्मी ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए। क्या इससे रीजंस रहे, क्या तालिबान की ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसकी वजह से 3 लाख अफगानिस्तान की आर्मी ने 85,000 लड़ाके जो कि तालिबान के थे उनके सामने घुटने टेक दिए। गाइज, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं तालिबान की स्ट्रेटेजी और हिस्ट्री ऑफ तालिबान के बारे में कि तालिबान का जन्म कैसे हुआ। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इनको समझने के लिए हमको पास्ट में जाना पड़ेगा। 1979 में क्या होता है कि अफगानिस्तान में 2 टाइप के लोग पाए जाते थे। पहले कम्युनिस्ट लोग और एक थे इस्लामिक लोग। कम्युनिस्ट में यहाँ पे 2 टाइप के लीडर थे। पहले थे नूर मोहम्मद तारकी और दूसरे थे यहाँ पे हफीजुल्लाह अमीन। नूर मोहम्मद तारकी और हफीजुल्लाह अमीन में क्या होता है कि दोनों में विवाद चलता है और जो हफीजुल्लाह अमीन है नूर मोहम्मद तारकी को मरवा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कम्युनिस्ट लोगों में और इस्लामिक लोगों में क्या विवाद चलता रहता है। कम्युनिस्ट लोग चाहते थे कि हम यहाँ पर एक सभ्य समाज की स्थापना करें, अफगानिस्तान में सारे समाजों को बराबरी का मौका दिया जाए। उसके बाद इस्लामिक लोग चाहते थे कि यहाँ पर केवल इस्लाम रिलीजन ही होगा, अफगानिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री हम बना देंगे। इसी बीच 1979 में ईरान में एक ईरानियन रिवोल्यूशन हुई वहाँ के राजा मोहम्मद रेज़ा पहलवी को लेकर के। बिकॉज मोहम्मद रेज़ा पहलवी जो ईरान के राजा थे, उनकी सोच थी सेक्युलर टाइप, मॉडर्निज्म पर विश्वास रखते थे। वो चाहते थे कि हमारा देश जाति धर्म से परे हो और यहाँ पर एक नई सोच को हम उत्पन्न करें ईरान में। लेकिन ईरान के लोग इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, इसलिए उनको मरवा दिया जाता है और ईरान पर कंप्लीटली इस्लामिक रिलीजन वाले लोग अपना टेक ओवर कर लेते हैं। अब इसी बीच में कम्युनिस्ट जो लीडर थे वहाँ के हफीजुल्लाह अमीन, उनको डर लगने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान के लोग हमारे देश के जो मुस्लिम इस्लामिक रिलीजन के लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उनको ये डर लगने लगा और उन्होंने अपने कम्युनिज्म की भावना ही चेंज कर दी। यहाँ से मैं एक पॉइंट आउट निकालना चाहूँगा गाइस कि आजकल के जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वो सत्ता में बने रहने के लिए अपनी सोच को किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, मतलब हिपोक्रेसी की तरफ जा सकते हैं। तो वहाँ पर क्या किया, हफीजुल्लाह अमीन ने इस्लामिक रिलीजन के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, उनसे तालमेल बैठाना शुरू किया, वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण कराया और कई सारी चीज़ें की ताकि पड़ोसी देश हमारे देश के इस्लामिक रिलीजन वाले लोगों को इन्फ्लुएंस ना कर पाए और हमारा देश टेक ओवर से बच जाए। इसी बीच अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की भावना भी कम होती जा रही थी। इन सब चीज़ों को देख करके सोवियत यूनियन क्या करता है, अचानक से टेक ओवर कर लेता है अफगानिस्तान के ऊपर अपनी आर्मी भेज करके और अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लेता है। इसी दौरान अब आप सोच रहे होंगे कि सोवियत यूनियन को क्या ज़रूरत पड़ेगी बीच में आकर के अफगानिस्तान को लपेट ले। तो इसके बीच का रीज़न था कोल्ड वॉर, जो कि सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में चल रही थी उस टाइम। तो क्या होता है कि सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो सोवियत यूनियन का ये मानना था, देखो सोवियत यूनियन ने मदद की कम्युनिज्म की भावनाओं को प्रकट करने के लिए, क्योंकि सोवियत यूनियन भी कम्युनिज्म के ऊपर विश्वास रखता था। एक मदद होती है कि निस्वार्थ भाव से की जाए और एक मदद होती है जिसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ हो। अब लोग तो ऐसे समझ रहे थे कि भाई सोवियत यूनियन आया ताकि कम्युनिज्म की भावना हमारे देश में बढ़े अफगानिस्तान में, जबकि सोवियत यूनियन का इसके पीछे एक लालच था, एक स्वार्थ था कि भाई अगर मैं इस अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता हूं तो आपको पता है सोवियत यूनियन में कितने सारे कंट्रीज ऑलरेडी आते थे, तो अगर मैं अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेता हूं तो मैं यूएस से एक कदम आगे चला जाऊंगा। तो इस वजह से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया। तो इस वजह से क्या हुआ कि यूएसए अपने आप को एक कदम नीचे महसूस करने लगा सोवियत यूनियन से। अब यूएसए क्या चुप बैठने वाला नहीं था, तो यूएसए ने क्या किया, जो अपोजिशन पार्टी थी जो अफगानिस्तान में इस्लामिक रिलीजन को बनाना चाहती थी, इस अफगानिस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहती थी, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, इनसे क्या किया उसने, यूएसए ने हाथ बढ़ा लिया और वहाँ पर क्या किया, हथियारों की सप्लाइयाँ बढ़ा दी और जो वहाँ के जो लोकल टेररिस्ट ग्रुप थे उनको हथियार प्रोवाइड करने लगा यूएसए, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ, सोवियत यूनियन को बड़ा झटका लगने लग गया। और आपको मालूम ही होगा तो 1990 के आसपास सोवियत यूनियन खुद टुकड़ों में बट रहा था, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन जैसे कई कंट्रीज़ में आपको पता है टुकड़े टुकड़े हो रहे थे सोवियत यूनियन के। तो यूएसए ने कहा कि अगर सोवियत यूनियन पीछे हट जाता है, अपनी सेना को अफगानिस्तान से हटा लेता है, तो हम हथियारों की सप्लाई करना बंद कर देंगे।
पीछे हटने के बाद भी अमेरिका लगातार हथियार की सप्लाई करता रहता है मुजाहिदीन ग्रुप को, जिसकी वजह से कम्प्लीटली अफगानिस्तान की सरकार गिर जाती है उस समय और वहाँ पर मुजाहिदीन का शासन चलने लगता है। इसी बीच 1996 के बीच में तालिबान का ओरिजिन होता है। तालिबान को पर्शियन लैंग्वेज में कहा जाता है। स्टूडेंट्स जो लगभग 50 के आसपास थे जिन्होंने तालिबान ग्रुप की स्थापना की थी, उसके बीच में क्या होता है कि ये धर्म के प्रति मुजाहिदीन से भी ज़्यादा कट्टर थे। तो लोग इनको क्या है कि कई देशों से समर्थन मिलता है, जैसे पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों से इसको सपोर्ट मिलता है। और लोग भी, अफगानिस्तान के लोग भी शुरुआती में इसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसने काफ़ी अच्छे काम करवाए थे, मुजाहिदीन से काफ़ी अच्छे काम करवाए थे। तो लोग तालिबान को सपोर्ट करने लगते हैं और तालिबान फाइनली मुजाहिदीन को नीचे गिरा देता है, मतलब शासन से हटा देता है और खुद वहाँ पर शासन करने लगता है। धीरे धीरे तालिबान की जो सोच थी, जो असलियत थी, वो धीरे धीरे लोगों के सामने आने लगती है, बिकॉज वो कई चीज़ें बैन कर देता है, लोगों की स्वतंत्रता छीनने लग जाता है। अब यही चीज़ें करंट में देखने को मिल रही है। मतलब यानी चाहे वो जाति धर्म कोई से भी हो, लेकिन अगर आपसे कोई आपकी पर्सनल स्वतंत्रता छीनता है तो ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो तालिबान ने उस समय क्या किया था, कई चीज़ें बैन करवा दी थी। लोगों को मतलब पुरुषों को दाढ़ी रखना कंपलसरी कर दिया था और औरतों को क्या है कि पूरा बुर्का पहनने के लिए मजबूर कर दिया था। सिनेमा हॉल, म्यूज़िक, ठीक है, पिक्चर शूट करना और कई प्रकार के जश्न मनाना, और लड़कियों को 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करने देना, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना, कई ऐसे रूल्स लागू कर दिए अफगानिस्तान में, जिसके बाद लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लगे। तालिबान के शासन में कई छोटे मोटे आतंकी संगठन उभर करके सामने है, जिसमें से एक का नाम था अल-कायदा, जिसका लीडर था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में 9/11 के अटैक्स कराए 21 सितंबर 2001 को, जिसकी वजह से अमेरिका में काफ़ी भारी नुकसान हुआ और अमेरिका को रिवेंज लेने की सूझी। इसी बीच तालिबान ने अल-कायदा को क्या अफगानिस्तान में शरण दे दी, जिसकी वजह से अमेरिका ने अपनी आर्म फोर्सेस को भेजा अफगानिस्तान में रिवेंज लेने के लिए और वहाँ पर कई सारी एयर स्ट्राइक्स करवाई गई, कई सारे हमले करवाए गए, जिसकी वजह से आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमले करवाए गए, जिसमें कई सारे सामान्य लोग भी मारे गए थे। इसी भी दिसंबर 2001 के आसपास मतलब अमेरिका ने कम्प्लीटली तालिबान को रास्ते से हटा दिया और 2011 में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को भी मार गिराया। और इसके बाद भी अमेरिकी जो आर्मी थी वहीं पे अफ़गानिस्तान में रुकी और एक ताकि तालिबान को कंट्रोल में रख सके और एक नई गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर सके, एक नई डेमोक्रेसी को अफ़गानिस्तान में ला सके और एक नया शासन अफ़गानिस्तान में लागू करवा सके, इसलिए अमेरिकी आर्मी अफ़गानिस्तान में रुकी रही। हेनरी किसिंगर ने अमेरिका के लिए काफ़ी बेहतरीन कोट दिया था कि टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी फ्रेंड इज़ फैटल। मतलब अगर आप अमेरिका के दुश्मन हो तो आपके लिए ये खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हो तो आपके लिए जानलेवा हो सकती है। कितना बड़ा कोट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब यानी ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के बाद भी अमेरिकी आर्मी अफ़गानिस्तान में रुकी रही ताकि तालिबान को कंट्रोल में किया जा सके और वहाँ पर एक नई सरकार, एक नई डेमोक्रेसी लाई जा सके। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2020 फरवरी में तालिबान के साथ पीस टॉक्स करते हैं, मतलब शांतिपूर्वक वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं कि अगर आप अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों को शरण देना बंद कर दोगे तो हम हमारी आर्मी को पीछे ले लेंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी सत्ता से हटकर उसके बाद जो बाइडन ने सत्ता संभाली अमेरिका की, उन्होंने भी यही चीज़ सुनी। उन्होंने तालिबान से बात की कि अगर आप अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों से दूरियां बना लेते हो तो हम अपनी आर्मी को पीछे कर लेंगे। इसके पीछे रीज़न ये थे आर्मी को पीछे करने की कि अमेरिका के जो लोग थे अमेरिका की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लग रहे थे कि हम फालतू में किसी और देश में हमारे सैनिकों को भेजकर शहीद करवा रहे हैं, इतना पैसा $1 ट्रिलियन हम उस अफगानिस्तान में खर्च कर चुके हैं, हमको क्या चीज़ मिल रही है वहाँ से। तो ये चीज़ें थी जिसकी वजह से जो बाइडन वहाँ के राष्ट्रपति थे उन्होंने भी यही चीज़ों को लागू रखा, कंटिन्यू रखा और अपनी आर्मी को पीछे ले रहे। और अब आर्मी पीछे हटते ही अफगानिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए तालिबान के सामने, क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेंड नहीं थे, वेल ट्रेंड नहीं थे और अफगानिस्तान के आपको पता है राष्ट्रपति ने भी देश छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तालिबान अपने पीक सिचुएशन पर आ चुका है और कम्प्लीटली अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। अब बात यह है कि अफगानिस्तान के लोग तालिबान से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि धर्म चाहे कोई सा भी हो, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता धर्म और जाति से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अफगानिस्तान के लोगों को अपनी स्वतंत्रता प्यारी है, इस वजह से वो लोग वहाँ से निकलना चाहते हैं और काफ़ी गंदी सिचुएशन अभी बनी हुई है अफगानिस्तान में। मतलब जगह जगह तालिबान ने अपना कैप्चर कर लिया है, जगह जगह हमले हो रहे हैं और लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको वीडियो? आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। काफ़ी कम समय में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।